हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मैं अंकित आप सभी का अपना बड़ा भाई एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं हमारे इस नए चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी 10th में। साथियों, पिछले क्लास में आप सभी ने प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार एवं वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर देखा था, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। लेकिन आज का ये क्लास आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास से मैं आपको 2 अंक के 5 प्रश्न ऐसे बताने वाला हूँ जो हर साल की भांति इस साल भी आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, जो कि हमेशा पूछा जाता है और बहुत ही इजी सा आपको ये टॉपिक मिलने को देखने को मिलेगा, जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। और मेरी बातों को सुनकर आप लिखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये टॉपिक याद हो जाएगा और समझ आएगा। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दर्पण। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण, जिसको हम लोग मिरर कहते हैं। दर्पण या मिरर। हम लोग पिछला क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन, और अभी आज के इस टॉपिक में भी प्रकाश का परावर्तन का यूज होने वाला। तो दर्पण होता को क्या है? दर्पण का अर्थ होता है चिकना व चमकीला सतह। चिकना व चमकीला सतह। चलिए, अब बात करेंगे चिकना होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि वह रजतीत अर्थात रंगा हुआ होना चाहिए। रंगा हुआ होना चाहिए, या फिर जिसको हम रजतीत कहते हैं। यानी कि हम वो वस्तु को हम दर्पण कह सकते हैं जो रंगा हुआ हो, जो चिकना और चमकीला हो, और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात, जिससे प्रकाश का परावर्तन हो। जिससे प्रकाश का परावर्तन नियम अनुसार हो। कैसे हो जी? तो नियम अनुसार, याद रखिएगा। तो दर्पण किसे कहेंगे? वह चिकना व चमकीला सतह है जिससे प्रकाश का परावर्तन निश्चित नियम के अनुसार होता है और जिसका एक भाग रंगा होता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। यह आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा कि दर्पण से आप क्या समझते हैं। तो दर्पण वह चिकना और चमकीला सतह है जो जिसका एक भाग रंगा होता है तथा जिससे प्रकाश का परावर्तन नियम के अनुसार होता है। चलिए, मान लीजिए यहाँ पर हम कोई सतह लेते हैं। कैसा क्या लेते हैं जी? सतह लेते हैं। ये सतह जो है चिकना और चमकीला है। चिकना व क्या है? चमकीला। तो क्या हम इस सतह को दर्पण बोलेंगे? तो नहीं, हम लोग इस सतह को दर्पण नहीं बोलेंगे। कारण क्या है कि दर्पण में चिकना और चमकीला तो है, लेकिन रंगा हुआ होना चाहिए। इससे प्रकाश आएगा तो बिल्कुल आर पार हो जाएगा, इससे प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए हम दर्पण किसे कहेंगे? तो एक सतह लीजिए जिसका एक भाग रंग दीजिएगा। जैसे ही हम इसका एक भाग रंग देते हैं तो इधर से किरण आएगा, टकरा के जाएगा, यानी जिससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो इसे हम दर्पण कहेंगे। तो दर्पण के लिए शर्त याद रखिएगा, रंगा हुआ होना चाहिए। तो ये रंग आता है किससे जी? तो दर्पण में रंग जो होता है वो AgBr अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड से होता है। सिल्वर ब्रोमाइड, याद रखिएगा। दर्पण का सतह किससे रंजित होता है या किस पदार्थ से रंगा जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड से आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। दर्पण का सतह सिल्वर ब्रोमाइड से लगता है। याद रखिएगा, रंग हमेशा दाईं ओर होता है। अगर मैं आप सभी को दे दूं कि बताइए बाबू ये एक दर्पण है, मान लेते हैं कि यह चिकना और चमकीला सतह है। इसमें भी मान लेते हैं कि यह चिकना और चमकीला सतह है। इसमें भी हम मान लेते हैं कि यह एक चिकना और चमकीला सतह। आपको 3 चिकना और चमकीला सतह दिए हैं, बोलेंगे इसको दर्पण बनाना है, तो आप पेंट किस साइड कीजिएगा? तो पेंट हमेशा दाईं तरफ है। चलिए देखिए इधर, देखिए इधर पेंट को हमेशा हम दाईं तरफ करेंगे। याद रखिएगा, पेंट अर्थात AgBr अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें देखिए ये हो गया दायां भाग, ये हो गया बायां भाग, तो हम दायां भाग को रंग देते हैं। रंग दिए। इसमें देखिए इसका दायां भाग ये साइड हुआ तो हम इसको रंग देंगे, इसका दायां भाग इस साइड होता है, हम इसको रंग देंगे। जैसे ही हम इसको रंग देंगे, AgBr से कलर कर देंगे, तो यह दर्पण हो जाएगा। तो आपको दर्पण का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम दर्पण के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो दर्पण बेसिकली 2 प्रकार का होता है। पहले हम ये सब को रफ कर देते हैं, फिर आपको दर्पण के प्रकार के बारे में बताते हैं। चलिए तो देखते हैं। दर्पण बेसिकली आपका 2 प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं दर्पण अर्थात मिरर। दर्पण आपका 2 प्रकार का होता है। पूछा जाएगा दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। एक प्रकार होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और पहला प्रकार में आएगा समतल दर्पण और दूसरा प्रकार में आएगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण देखिए,
समतल दर्पण किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है, समतल यानी जिसका परावर्तक सतह समान हो, बिल्कुल समतल हो। समतल कर देखिए, ये बोर्ड जो है बिल्कुल समतल है, हाथ ऐसे फेर रहे हैं बोर्ड पर, तो कहीं पर ऊंचा नीचा नहीं प्रतीत हो रहा है। यानी कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, याद रखिएगा, परावर्तक सतह समतल हो, परावर्तक सतह समतल हो ना, समतल हो, कॉमा देके उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह, अब कुछ कुछ बच्चा को यहाँ पर डाउट होगा कि भैया ये प्रवर्तक सतह क्या होता है? तो जिससे प्रकाश टकराए, जैसे मैं मान लीजिए कि ये मेरा हाथ एक दर्पण है, क्या है जी? दर्पण। इसका जो है दायां भाग जो हम ई साइड को हम पेंट कर दिए, दायां भाग मेरा ई साइड पेंट हो गया है, तो ई साइड पेंट हो गया है तो प्रकाश इस ओर टकराएगा, तो इस ओर के सतह को हम परावर्तक सतह कहते हैं। तो जिस ओर प्रकाश टकराता है उसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। दर्पण है तो एक भाग रंगा होगा, अगर परावर्तक सतह समतल हो तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय अर्थात तो गोला के रूप में हो, चाहे खोखला गोला का भाग होना चाहिए। तो इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखला गोला का भाग होता है, खोखला गोला का भाग होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जो खोखला गोला का भाग है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। मान लीजिए कि हम ये लिए हैं, एक खोखला गोला लिए हैं जी, क्या लिए हैं? खोखला गोला। खोखला गोला कहने का अर्थ बिल्कुल प्लास्टिक का बॉल आप लोग देखे होंगे जो बिल्कुल अंदर से खोखला होता है, उसमें कुछ नहीं होता, अंदर भरा हुआ कुछ नहीं। तो अब ये हो गया खोखला गोला। अगर हम इसको बीच से हम बांट देंगे, बीच से क्या किए हैं? बांट दिए हैं, तो एक और हम परावर्तक सतह इधर प्राप्त हुआ और एक हम लोग को इधर प्राप्त हुआ, ये हो गया एक, ये हो गया दो। तो गोलीय दर्पण को हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं, याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ, गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक को हम बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम लोग इंग्लिश में कॉनकेव बोलते हैं। कौन सा मिरर? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, देखिए दर्पण होता है दो प्रकार का, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। और एग्जाम में आपको अब यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू होता है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखला गोला का भाग होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। देखिए मान लीजिए कि कोई खोखला गोला था और इस खोखला गोला को हम दो भाग में बांट दिए हैं, तो एक तो इधर वाला सतह 1 प्राप्त हो गया, एक इधर वाला 2 प्राप्त होगा। अब आप लोग हमको बताइएगा, रंग इसको अब पेंट करना, अभी ये केवल परावर्तक सतह नहीं बना है, अब ये केवल सतह है जो चमकीला हो है, लेकिन इसको दर्पण बनाने के लिए आपको पेंट करना पड़ेगा। पेंट आप लोग करेंगे हमेशा दाईं ओर, तो इधर हो गया बाईं, इधर हो गया दाईं, तो चलिए इसका दायां तरफ हम पेंट करते हैं। और इसमें देखिए इस सतह के लिए इधर हो गया बायां, इधर हो गया दायां, तब लोग हम इधर भी पेंट करते हैं। अब जैसे ही यह पेंट हो गया तो ये बन गया दर्पण, तो ये बना पहला दर्पण, दूसरा दर्पण। ये दोनों किसका भाग है? तो खोखला गोला का भाग है। तो खोखला गोला का भाग है, यह दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो अब हम लोग थोड़ा विस्तृत से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग गोलीय दर्पण के प्रकार अवतल और उत्तल के बारे में अच्छे से देखते हैं। अवतल को हम लोग कॉनकेव बोलते हैं, उत्तल को हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं। चलिए गोला को मान लीजिए कि यह एक गोला है, खोखला गोला है, इसको हम लोग दो भाग में बांटे हैं जी। तो एक भाग आपको ऐसा प्राप्त होगा, पहला देखिए, एक भाग आपको ऐसा प्राप्त होगा, एक भाग आपको ऐसा प्राप्त होगा। देखिए एक भाग इस तरह से, एक भाग उस तरह से प्राप्त हो रहा है। देखिए यह जो है खोखला गोला का भाग है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे करके डॉट लाइन से अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर एक गोला बन जाता है। इसको भी अगर हम एक डॉट लाइन से बनाते हैं तो यह भी एक गोला बन जाता है, यानी कि यह जो है गोलीय दर्पण है। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब दोनों को हम कलर करते हैं। अभी ये दर्पण नहीं बना है, बिना पेंट किए आप दर्पण नहीं बना सकते, तो चलिए पेंट करते हैं इसका दायां भाग को। चलिए
देखिए जो भाग रंगा है उससे हम लोग बोलेंगे रजतीत भाग या रंगा हुआ भाग, और जो रंगा नहीं है उसे हम बोलेंगे परावर्तक सतह। तो अवतल दर्पण का क्या परिभाषा बनेगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर न है जी, देखिए इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है तो उसे हम अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हो, देखिए परावर्त ये हो गया रंगा हुआ भाग, इसको बोलेंगे रजतीत सतह। क्या बोलेंगे आप सभी लोग, रजतीत सतह। और इस वाले भाग को बोलेंगे परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। सेम यहाँ पर भी इसको हम लोग बोलने वाले हैं रजतीत भाग। कैसा भाग, रजतीत भाग या सतह। रजतीत अर्थात होता है रंग, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक, परावर्तक सतह। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर से परिभाषा बनेगा, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होगा, जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर, अंदर की ओर धंसा होता है, धंसा होता है, कॉमा देके, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। परिभाषा बनेगा कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, अंदर की ओर होता है, उसे हम लोग अवतल दर्पण, और जिसका उत्तल दर्पण किसे कहेंगे जी, तो वैसा गोलीय दर्पण लिखेंगे, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर, बाहर की ओर उभरा या निकला होता है। देखिए उभरा होता है, ये उठा हुआ है, उभरा या उठा हुआ होता है, या उठा हुआ होता है, कॉमा देके, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको परिभाषा बन गया, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल, और जिसका परावर्तक सतह निकला हो, उस उभरा हो, उसे हम उत्तल कहेंगे। देखिए ट्रिक याद रखिएगा, आ से अवतल, आ से अंदर की ओर, आ से अवतल, आ से अंदर की ओर, उ से उत्तल, उ से उभरा। तो जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल कहते हैं। ठीक है, और आगे देखिएगा, इसमें हम लोग जो होता है दर्पण में, गोलीय दर्पण में विभिन्न पद के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। विभिन्न पद कहने का अर्थ हुआ अलग अलग प्रकार के, यहाँ पर स्थान को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि यह कोई गोलीय दर्पण है, यह कोई गोलीय दर्पण है, अभी ये दर्पण है, ये रंग देंगे इसको हम आगे चल के। चलिए इसी दोनों के बीच में हम आप लोग को उदाहरण को समझाते हैं। यह जो है आपका उत्तल है, यह जो है आपका अवतल है। इसका इस साइड वाला भाग को हम रंगने वाले हैं, इसके भी थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, इसके भी इधर वाले भाग को हम लोग रंगने वाले हैं। तो देखिए इधर सबसे पहला यह गोलीय दर्पण है। कैसा दर्पण है जी, गोलीय दर्पण। यहाँ पर जो दोनों आपको दिख रहा है वह दोनों गोलीय दर्पण है, अर्थात यह गोला का भाग है। किसका भाग है, गोला का। इसको अगर हम ऐसे करते हैं तो यह एक गोला बनता है। इसको भी यदि हम ऐसे करके मिला देते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक गोला देखने को मिल जाएगा। देखिए गोला, कोई भी वृत्त हो चाहे गोला हो, उसका एक केंद्र होता है। मान लीजिए गोला का केंद्र यह है, गोला का, इसमें गोला का केंद्र यह है, इसको हम लोग सेंटर कहते हैं, सी से दर्शाते हैं। तो देखिए सी, इसको हम बोलते हैं सी से। तो देखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र, नाम याद रखिएगा, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे हम लोग सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, सी से। इसमें भी होगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को किससे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं। अगला देखिएगा, अब देखिए गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को, मान लीजिए कि यहाँ आपका एक गोला है तो इसका एक सेंटर होगा और इसका एक रेडियस होगा। तो इसी प्रकार खोखले गोला में दर्पण जिस गोला का भाग होगा, देखिए ठीक उसी प्रकार देखिएगा, गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला का भाग होगा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक और होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक और होगा, क्या होगा जी, और इसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता
त्रिज्या। आप सब लोग मेरी बातों को सुनकर परिभाषा लिखिएगा। लिखिएगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो लिखिएगा गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से दर्शाया जाता है। ये दोनों फिगर आपको पढ़ देना है, सी। आगे लिखना है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे बड़ी आर से दर्शाया जाता है। ये वाला फिर आपको पढ़ देना है। उसके बाद देखिए अभी और जानना है हम लोग के, चलिए इधर देखिए, ये हो गया आपका। चलिए उसके बाद देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये दर्पण है, क्या है जी, दर्पण। ये कौन सा दर्पण, ये अंदर की ओर धसा है तो अवतल, आई उभरा है तो उत्तल। तो दर्पण के केंद्र को हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। इसे पोल कहते हैं, पी से दर्शाते हैं। इसमें ध्रुव ये हो जाएगा, पी हो जाएगा, POLE पोल। तब कहिएगा ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के एकदम मध्य भाग रहेगा उसे हम ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। उसके बाद देखिएगा, चलिए इसके बाद हम एक बड़ा फिगर बनाते हैं, उसके हिसाब से आपको अनेक पद के बारे में बताते हैं। तो साथियों अभी तक हम लोगों ने देखिए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण देखें। अवतल दर्पण में आप लोगों को मैंने बताया कि अवतल दर्पण कोई भी गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से दर्शाते हैं। फिर आपको लिखना है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, पूछा जाएगा तो आपको लिखना है कि गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे बड़ी आर से दर्शाते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के मध्य भाग को देखिए, यहाँ पर एम या एन हो गया। मान लीजिए कि एम एन कोई गोलीय दर्पण है, यहाँ पर भी एम डैश और एन डैश कर देते हैं। तो देखिए एम डैश और एन डैश कोई गोलीय दर्पण है, ये अवतल गोलीय दर्पण है, तो इसके ध्रुव को, इसके बीच वाला भाग को हम ध्रुव कहते हैं। उत्तल दर्पण में भी सेम वही रहेगा कि गोलीय दर्पण के बीच वाले भाग को, चाहे मध्य भाग को हम ध्रुव कहते हैं, इसे पी से दर्शाते हैं। उसके बाद देखिए अगला में आप सभी को देखना है मुख्य फोकस के बाद, चलिए उसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष को ही हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये क्या होता है, तो देखिए किसी भी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र सी, किसी भी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र सी और ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा, देखिए ये एक रेखा की तरह C और P है, इसको मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष क्या कहेंगे जी, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या बोलना है आप सभी को, किसी भी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र C, देखिए यहाँ पर से P और C को मिलाने वाली रेखा, किसी भी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र C एवं मुख्य फोकस, किसी भी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र C और ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा को हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। परिभाषा अभी तक आप लोग ध्यान में रखने चलिएगा। तो सबसे पहला परिभाषा मैंने आप सभी को बताया, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम लोग को एक बात जानना है, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस इसके बारे में आप सभी थोड़ा बढ़िया से जानिएगा कि ये होता क्या है। तो देखिए मुख्य फोकस क्या होता है, किसी भी गोलीय दर्पण में, तो हम लोग बात कर रहे थे मुख्य फोकस पर, तो मुख्य फोकस होता क्या है, तो किसी भी गोलीय दर्पण में, कोई गोलीय दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, गोलीय दर्पण रहना चाहिए में मुख्य अक्ष के समांतर, यानी देखिए इसमें मुख्य अक्ष क्या हो गया जी, ये वाला आर को अभी हम हटा देते हैं ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकिए। इसमें मुख्य अक्ष तो ये वाला जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस मुख्य अक्ष के समांतर, किससे, मुख्य अक्ष आपका ये हो गया, ये हो गया, इसके समांतर आने वाली सभी किरणें, चलिए हम 2-3 किरण को लेकर आते हैं। ये किरण हो गया, ये किरण, आने वाली किरण, मान लीजिए कि ये 2 किरण यहाँ पर, मान लीजिए 3 किरण यहाँ पर आ रहा है, परावर्तन के बाद, यानी ये तो सिंपल सा बात है, आप सभी जानते हैं दर्पण का सतह है तो परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद मान लीजिए कि ये यहाँ पर आ गया, ये भी यहाँ पर आ गया, ये भी यहाँ पर आ गया, इस बिंदु पर आकर मिला, इसी बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें परावर्तन के बाद, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो अब यहाँ पर पूछेगा कि भैया मिलती हुई प्रतीत होती है, इसका क्या अर्थ है, तो अवतल दर्पण में मिल गया, वास्तविक में मिल गया। उत्तल दर्पण में देखते हैं, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष ये हो गया, इसको हम यहाँ पर इसके समांतर किरण ला रहे हैं, 1 2 3 किरण ला रहे हैं,
तो उत्तल दर्पण क्या करता है, किरण को डाइवर्ट करता है, मतलब अलग अलग दिशा भेज देता है। इधर से आया टकरा के उधर चल जाएगा, ये वाला भी टकरा कर उस ओर चल गया, ये वाला भी टकरा कर इस ओर चला है। लेकिन हम लोग कल्पना करते हैं कि ये पीछे जा कर के यहाँ पर, ये पीछे जा करके यहाँ पर मिलता होगा और इसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण में अगर आपसे पूछा जाएगा मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो लिखना है किसी भी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें परावर्तन के बाद इस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे बड़ी एफ से दर्शाया जाता है, याद रखिएगा, इसे हम बड़ी एफ से दर्शाते हैं। उसके बाद देखिएगा अगर आपसे कहा गया कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस को परिभाषित करें, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस को परिभाषित करें, तब आपको लिखना है बस यहाँ तक। अवतल दर्पण में यहाँ तक लिखना है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है, अवतल दर्पण में देखिए वास्तविक मिल रहा है, तो वास्तविक में मिलती है उसे हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। पूछा जाएगा आपसे उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस को परिभाषित करें, तब आपको कहना है कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है जी, प्रतीत होता है, तो उसे हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब आप लोग बताइए, अगर वास्तविक में मिलता था तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते थे, और काल्पनिक में मिला था तो काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ पर फोकस वास्तविक में मिल रहा है तो इसको हम कहेंगे वास्तविक फोकस। क्या कहेंगे, वास्तविक फोकस। यहाँ पर मुख्य फोकस का जो किरण है काल्पनिक में मिल रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे काल्पनिक फोकस, काल्पनिक फोकस। अब यहाँ से आप सभी को प्रश्न बनेगा क्या कि किस दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, तो अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। किस दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है, तो उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। आपसे पूछा जाएगा, आपसे मेनली जनरली ये टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस है, आप क्या समझते हैं, तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है उसे हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे बड़ी एफ से सूचित किया जाता है, ये वाला लाइन मत भूलिएगा, इसे हम बड़ी एफ से सूचित करते हैं। और अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। चलिए अब हम अगला एक और टॉपिक आपको इसमें रह जाता है कि फोकस दूरी। क्या आ जाता है जी, फोकस। चलिए देख लेते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी कुछ नहीं है, आप लोग देखिए, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, मुख्य फोकस की दूरी, दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे हम छोटी एफ से दर्शाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कहीं पे आपको बड़ी एफ लिखा दिख जाए तो समझ आएगा मुख्य फोकस, अगर छोटी एफ लिखा दिख जाए तो आप समझिएगा फोकस दूरी। तो चलिए अभी तक हम लोगों ने दर्पण के जितने भी विभिन्न पद के बारे में जाना उसे हम एक बार 2 मिनट में फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो साथियों अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने दर्पण के बारे में देखा। सबसे पहले दर्पण क्या होता है, तो दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह है जिससे प्रकाश का परावर्तन हो और जिसका एक भाग रंगा होता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण को हम लोगों ने 2 भाग में बांटा था, एक था समतल और एक था गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह खोखला गोला का भाग हो, किसका भाग हो जी, खोखला गोला का भाग हो। अगर खोखला गोला का भाग है तो उसे हम बोलेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को हम लोगों ने 2 प्रकार से बांटा था, एक था आपका अवतल और एक था आप सभी का उत्तल। अवतल को हम लोगों ने देखा था कॉनकेव, अवतल को हम लोग कहते हैं कॉनकेव, उत्तल को हम कहते हैं कॉन्वेक्स। याद रखिएगा अवतल दर्पण किसे कहते थे जी, तो देखिए अवतल में आ यानी अंदर की ओर धंसा हुआ, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, अंदर की ओर धंसा हो, जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होगा उसे हम अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण तो जिसका प्रवर्तक सतह ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा था, जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हो, क्या हो जी, उभरा हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल और उत्तल क्लियर हो गया। चित्र देख लेते हैं कि अवतल दर्पण का अंदर की ओर धंसा रहना चाहिए, तो ये हो गया अंदर की ओर धंसा हुआ अवतल दर्पण, और ये हो गया आप सभी का उत्तल दर्पण जिसका प्रवर्तक था ऊपर की ओर उभरा हुआ। फिर हम लोगों ने गोलीय दर्पण के विभिन्न पद को देखा था, तो मान लीजिए कि यह कोई
मान लीजिए कि यह आपका एक गोलीय दर्पण है और यह भी आपका एक गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्ता केंद्र कहते हैं और इसे सी से दर्शाते हैं। उत्तल दर्पण में सेम वही कि गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम वक्ता केंद्र कहते हैं, इसे सी से दर्शाते हैं। ठीक है, उसका देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम आर से दर्शाते हैं। ये जो गोला हो गया इसका जो त्रिज्या आ गया उसे हम आर से दर्शाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। आर से दर्शाते हैं वक्रता त्रिज्या। इसमें भी सेम यही हो गया कि खोखले गोला दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद फटाफट हम लोग देखने वाले थे, देखे थे आप सभी लोग ध्रुव किसे कहते हैं जी। इसको पहले पेंट करिए नहीं तो ये गलत हो जाएगा आपका फिगर। फिर हम लोग देखे ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के केंद्र को हम लोग ध्रुव कहते थे। दर्पण के केंद्र या मध्य भाग को, दर्पण के मध्य भाग को हम लोग ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को हम लोग पी से दर्शाते थे। अब आगे देखे थे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण जहाँ पर मिलता था उसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, और उत्तल दर्पण में जो किरण था वो मिलता हुआ प्रतीत होता था और मिलता हुआ प्रतीत होता था उसे हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखिए मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे होते हैं, तो किसे कहते हैं, तो पी और सी को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा फोकस दूरी जिसे हम छोटी एफ से दर्शाते हैं। तो पी से एफ की दूरी, पी से एफ की दूरी को हम फोकस दूरी या छोटी एफ कहते हैं। और बाद आप लोग और भी कह सकते हैं कि पी से सी की दूरी को हम बड़ी आर या वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा उसे हम अच्छे तरीक़ा से रिवाइज कर चुके हैं और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा अवतल का जो फोकस है, अवतल का जो फोकस है मुख्य फोकस वह वास्तविक होता है। अवतल का मुख्य फोकस वास्तविक और उत्तल का जो आपका मुख्य फोकस है वह काल्पनिक होता है। क्या होता है जी, काल्पनिक। और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अवतल को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। उत्तल को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण। तो यहाँ पर से आपका एक प्रश्न बनेगा क्यों, पूछेगा आपसे डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों। तो इसमें देखिए मेरे बातों को सुनिएगा, सिंपल सा बात है। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें, ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका C, और इसको तो हम लोग मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष कहते हैं। तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें, जितना भी किरण आता है वो परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाता है। एक बिंदु पर क्या हो जाता है जी, जमा। और आपको मैंने बताया था कि अगर अलग अलग दिशा से देखिए, अलग अलग दिशा से आकर एक बिंदु पर मिले तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है, एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है। इसी कारण से हम लोग अवतल को अभिसारी दर्पण कहते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तल को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो आपको लिखना है कि उत्तल दर्पण में, किसमें जी, उत्तल दर्पण में, ये हो गया आपका P हो गया, ये हो गया C। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें परावर्तन के बाद अलग अलग दिशा में फैल जाती है। अब अलग अलग दिशा में फैल जाता है तो उसे हम कहेंगे अपसारी। तो आपका 2-2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, 2 अंक को ये पूछा जा सकता है, 2 अंक का ये पूछेगा। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर जमा हो जाती है, इसी कारण से अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें परावर्तन के बाद अलग अलग दिशा में फैल जाता है, अलग अलग दिशा में क्या होता है जी, फैल जाता है। इसी कारण से उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस को और फोकस दूरी को परिभाषित करें। बहुत ही बदनाम क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी को परिभाषित करें। तो आपको लिखना है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है उसे हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे बड़ी एफ से दर्शाया जाता है। फिर आपको लिखना है फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।
और फिर आपको ये वाला फिगर पार्ट देना है और यहाँ पर जो है आपको छोटी एफ दर्शा देना है। ऐसे करना है, यहाँ पर ये बस आपको एक करना है, यहाँ पर आपको तो P लिखना है, यहाँ पर आपको C रहेगा। एक किरण आया, यहाँ पर मिला, एक किरण और लेकर आना है, यहाँ पर मिला देना। ये जो हो गया आपका मुख्य फोकस हो गया। और यहाँ से जो यहाँ का दूरी है उसे हम छोटी f कहते हैं या फोकस दूरी कहते हैं। P से C की दूरी को हम बड़ी R कहते हैं जी। यह भी परिभाषा बन सकता है। वक्रता त्रिज्या को हम और भी परिभाषित कर सकते हैं कि ध्रुव से केंद्र की दूरी को, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे बड़ी आर से दर्शाते हैं। तो साथियों, आज की इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। और आज का ये जो क्लास था आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था। तो मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज के इस क्लास को 2 बार देखिए कम से कम, और अच्छे से समझिए मेरी बातों को सुनकर, और एक साथ में कॉपी बनाइएगा, कॉपी लेकर बैठिएगा जिसमें आप देख करके अच्छे से मेरी बातों को सुन करके परिभाषा बनाइएगा। चित्र को साथ में बनाइएगा, क्योंकि फिगर अगर नहीं बनेगा तो आगे जब हम दर्पण सूत्र सत्यापित करेंगे, अगली कक्षा में हम प्रतिबिंब निर्माण करेंगे, तब आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो चित्र बना करके अवतल, उत्तल, समतल दर्पण के बारे में पढ़िएगा, प्रतिबिंब के बारे में पढ़िएगा। और साथ ही अगर आपको यह वीडियो और मेरा मेहनत अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए। आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो को पहले लाइक करिए। और यह क्लास अच्छा लगा तो आप कमेंट में अच्छा बताइए, खराब लगा तो खराब बताइए, ताकि मैं इसे और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। और आप सभी लोग के जितने भी दोस्त लोग हैं जो 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री में बहुत ही आसानी तरीक़ों से करना है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ करना चाहते हैं, तो उन्हें यह वीडियो शेयर करिएगा और हमारे चैनल को, हमारे परिवार से उन्हें जुड़ने के लिए बोलिएगा। और साथियों, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा पेज और व्हाट्सएप पेज का आपको लिंक दिया गया है। इंस्टा अगर आप यूज नहीं करते हैं तो इंस्टाग्राम के पेज को मत फॉलो करिएगा, डाउनलोड मत कीजिएगा स्पेशल। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको आने वाले अपडेट, वीडियो के बारे में, क्लास के बारे में अपडेट आप सभी को मिलता रहे। इसी के साथ मैं आज की इस कक्षा को समाप्त करता हूँ और मैं आशा आप लोगों को यह क्लास बिल्कुल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।